हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत से एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के विषय में। फ्रेंड्स, हालांकि हमारे एक पिछली वीडियो जो संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत आया था, उसमें हम लोगों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के विषय में संक्षेप में चर्चा की थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑस्टिन की संप्रभुता की पृष्ठभूमि क्या थी, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी आलोचनाएं कौन कौन सी होती हैं, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं उन सबको भी हम देखते चलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। फ्रेंड्स, ऑस्टिन जो है वो इंग्लैंड के बहुत बड़े वकील और विधिवेत्ता थे। इन्होंने अपनी संप्रभुता संबंधी सिद्धांत जो है वो 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछता भी है, इसका डेट भी आप याद कर लीजिएगा, दोनों देख लीजिएगा। लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस में 1832 में इन्होंने अपनी संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को दिया। देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप समझते हुए चलिए, ठीक है। तो इस किताब में इन्होंने अपनी संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया। ऑस्टिन ने जो संप्रभुता सिद्धांत दिया है वो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। आप जानते हैं कि संप्रभुता के दो सिद्धांत फेमस हैं, एक संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत और दूसरा संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। पिछले वीडियोज में हमारे संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का भी वीडियो और संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का भी वीडियो आ गया है। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो संप्रभुता के जो दो सिद्धांत थे, एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत, उसमें से ऑस्टिन जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। एकलवादी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि संप्रभुता का निवास एक जगह है, यानी संप्रभुता एक जगह रहती है, संप्रभुता केंद्रित रहती है, संप्रभुता निरंकुश होती है, संप्रभुता अविभाज्य होती है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है, संप्रभुता को किसी को दिया नहीं जा सकता है, संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण है, संप्रभुता पूर्ण होती है। ये एकलवादी संप्रभुता की विशेषता होती है। तो ऑस्टिन जो है इसी एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के समर्थक थे। और एकलवादी संप्रभुता में भी ये जो है कानूनी संप्रभुता के समर्थक थे, यानी कानूनी संप्रभुता को हम अमर्यादित संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं, वैधानिक संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अमर्यादित संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। तो ऑस्टिन की जो संप्रभुता सिद्धांत है वो कानूनी संप्रभुता सिद्धांत है, और यह ऑस्टिन की बहुत बड़ी देन है। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत जो है वो ऑस्टिन की बहुत बड़ी देन है। ऑस्टिन के विचारों पर जो है हाब्स और बेंथम के विचारों से जो है वो ऑस्टिन बहुत प्रभावित थे। हाब्स और बेंथम ये दोनों जो हैं संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। जब संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे। तो उसमें बोदा का नाम था, उसमें हाब्स का नाम था, बेंथम का नाम था, ऑस्टिन का और हीगल का नाम था। तो बेंथम और हाब्स का प्रभाव जो है वो ऑस्टिन के विचारों के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। और ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को हम लोग पढ़ें इसके पहले हम लोग उन परिस्थितियों को जान लेते हैं जिन परिस्थितियों में ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना की। क्योंकि किसी भी विचारक के ऊपर वहाँ की उसकी परिस्थितियों का, वहाँ के तात्कालिक वातावरण का प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है, और ऑस्टिन भी इससे अलग नहीं है। ऑस्टिन इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड में कौन सी परिस्थितियाँ थी उस समय और उस परिस्थितियों में क्या जरूरत पड़ी ऑस्टिन को इस संप्रभुता सिद्धांत को विकसित करने की, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आप क्वेश्चन रट के जाओगे तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप प्रश्न को गलत करके आओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा, आपका बेस मजबूत रहेगा, तो आप उस पर रटे रहोगे तो वो आपको काम देगा।
और केवल रटे रहोगे, अब बेस मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन घुमाने के बाद आप तुरंत जो है उसको गलत करके आओगे निश्चित रूप से। और आजकल की परीक्षाओं का जो ट्रेंड है जिसमें जो है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऑस्टिन जो थे वो इंग्लैंड के थे, मैंने कहा अभी आपसे। और इंग्लैंड में जो थे उस समय इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था थी वो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित थी। इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। और अलिखित संविधान की विशेषता होती है कि वहाँ पर जो है अधिकांश कानून जो है वो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होते हैं। तो इंग्लैंड का कानून भी जो है अधिकांश जो है वो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित थे। तो इन रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित जो कानून होते थे उसको वहाँ लोकविधि कहते थे। लोकविधि, लोकविधि का मतलब ऐसे कानून जो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित हों। इन कानूनों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये कानून कहीं कहीं बहुत अन्यायपूर्ण थे और कहीं कहीं इनमें बहुत विरोधाभास पाया था। तो इसको लेकर के वहाँ के जो उपयोगितावादी थे, ऑस्टिन से पहले जो उपयोगितावादी विचारक थे, वो इसको लेकर के हमेशा विरोध प्रदर्शन करते थे और ये कहते थे कि जहाँ जहाँ इस लोकविधि कानूनों में असंगति है, जहाँ जहाँ इसमें अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, उनको बदला जाए, उनको सुधारा जाए। आप जानते हैं बेंथम भी उपयोगितावादी था, बेंथम भी इंग्लैंड का था, ये उपयोगितावाद का जनक था। तो इन उपयोगितावादियों ने जो है इस लोकविधि में कानून में सुधार की मांग की कि इसमें को सुधारा जाए, जहाँ भी ये अन्यायपूर्ण है, जहाँ भी ये संगति है इसमें पाई जाती है, उसको सुधार करके एक नया कानून बनाया जाए। तो ऐसा प्रयत्न जो है उपयोगितावादियों ने वहाँ पर किया, लेकिन वो अपने प्रयत्न में फ्रेंड्स सफल नहीं हो पाए। और इसलिए नहीं सफल हो पाए कि वहाँ के जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी विचारक मतलब ऐसे विचारक जो कि परंपरागत कानूनों पर विश्वास करते थे और उसी को बनाए रखना चाहते थे, उसे हम कहते हैं रूढ़िवादी विचारक। तो रूढ़िवादी विचारकों ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि लोकविधि जो है, कानून जो है, ये वर्षों से इंग्लैंड के नागरिकों के आचरण को नियमित करता चला आ रहा है और इस कानून को परिवर्तन करने का, इसमें संशोधन करने का अधिकार तो राज्य के पास भी नहीं है। तो ऐसा कह करके उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि उपयोगितावादी जो विचारक थे वो अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाए। तो जब ऑस्टिन आए तो उनके सामने भी ये समस्या आई कि भाई लोकविधि जो कानून है, जो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित है, जो वहाँ के प्राकृतिक कुछ कानून हैं, वो कानून कहीं ना कहीं जाकर के संप्रभुता को सीमित करते हैं। तो ऑस्टिन जो है वो, मैंने कहा कि जिस सिद्धांत के समर्थक थे, जिस सिद्धांत का उनके दिमाग में स्पष्ट छाप थी, वो थी एकलवादी। और एकलवादी संप्रभुता जो है का सिद्धांत ही यह मानता है कि संप्रभुता पर किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कानून कहीं ना कहीं उस पर बंधन लगाते थे, राज्य के ऊपर नियंत्रण लगा रहे थे, राज्य की शक्तियों को सीमित कर रहे थे। और ऑस्टिन जो है वो राज्य द्वारा निर्मित कानून का समर्थक था, न कि रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित कानून का। क्योंकि रीति रिवाज परंपराएं जो हैं वो बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज की कल हम जो त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार क्या होते हैं, वो परंपराओं पर आधारित है। दीपावली कैसे मनाई जाती है, होली कैसे मनाई जाती है, कहीं लिखा थोड़ी है कि दीपावली ऐसे मनाओ, होली ऐसे मनाओ, लेकिन वो हम लोग परंपराओं पर आधारित होती है। हमारे पिताजी ऐसे मनाते चले आए तो हम भी वैसे मनाते हैं, हमारे बच्चे भी उसी तरह देखेंगे, वो भी ऐसे ही मनाएंगे। तो जो भी त्यौहार, जो भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं, उनको हम अपने पूर्वजों से सीखते चले आए हैं, उसी तरह से मनाते चले आए हैं। इसीलिए देखिए कि सबके घर के त्यौहार मनाने का तरीका अलग होता है। हर जगह सब बनाएंगे, गणेश लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे दीपावली पे, होली पर रंग अबीर से खेलेंगे, लेकिन खेलने की विधि जो है वो अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परंपराओं पर आधारित है ना, कोई लिखित नहीं है, इसलिए इसमें अस्पष्टता नहीं होती है। जो चीज़ लिखा नहीं रहेगा उसका लोग मनमाना व्याख्या करेंगे, सब लोग अपने हिसाब से लगाएंगे उसका अर्थ। रीति रिवाज परंपराओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो जो कानून थे वो अस्पष्ट थे, उसमें बहुत असंगति पाई जाती थी। कहीं कहीं ये कानून जो थे वर्तमान समय परिप्रेक्ष्य में बहुत अन्यायपूर्ण थे। तो इसलिए ऑस्टिन चाहता था कि इस तरह के जो कानून हैं, इस तरह के जो अस्पष्ट और असंगतपूर्ण कानून हैं, जो कि कहीं इसका वर्णन नहीं किया गया है, उसको हटा करके एक ऐसा कानून निर्माण किया जाए जो कि संप्रभुता संपन्न सत्ता के द्वारा निर्माण किया जाए, जो स्पष्ट हो। तो इसलिए ऑस्टिन ने क्या किया कि सकारात्मक कानून के सिद्धांत का प्रचलन किया। ये ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक कानून। सकारात्मक कानून क्या है मैं बता रहा हूं। इसके पहले आप जान लीजिए कानून ही क्या है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ऑस्टिन ने कहा कि यदि कोई नियम में ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, किसी भी नियम में अगर ये 3 विशेषताएं हैं तो हम उसे कानून कहेंगे, और ये 3 विशेषताएं नहीं हैं तो हम उसको कानून नहीं कहेंगे। वो विशेषताएं क्या है कि हम किसी भी नियम को कानून तब मानेंगे जब इसकी उत्पत्ति किसी ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय लेने में समर्थ हो। यानी जो सत्ता निर्णय लेने में समर्थ है हो, अगर उसके द्वारा किसी नियम का बनाया जाता है, किसी नियम की उत्पत्ति होती है, तभी हम उसको कानून मानेंगे, पहली चीज। दूसरी, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति हो। यानी कानून क्या होना चाहिए? कानून जो है किसी संप्रभु का आदेश होना चाहिए, इसमें आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तभी हम उसको कानून मानेंगे, अन्यथा हम उसको कानून नहीं मानेंगे। और यह प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक होनी चाहिए का मतलब होता है कि उसके उल्लंघन पर हमको दंड मिले। यदि किसी नियम के उल्लंघन पर व्यक्ति को दंड मिलता है तभी वो कानून है, अगर दंड नहीं मिलेगा तो उस कानून नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य हमको मिले हुए हैं, राष्ट्रगान का हमको सम्मान करना चाहिए। अब सम्मान करने का मतलब जब भी राष्ट्रगान बजे हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रगान के बजने पर खड़ा नहीं होता है तो क्या उसके खिलाफ FIR हो जाएगी? क्या उसको कोई दंड मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्तव्य है, इसको करना या न करना हमारी इच्छा के ऊपर है। हम नहीं खड़े होते हैं तो हमको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। तो ऑस्टिन का कहने का मतलब है कि यदि किसी नियम के पीछे दंड का प्रावधान नहीं रहेगा तो लोग उसका पालन नहीं करेंगे। और इसीलिए वो कहता है कि हम कानून उसी को कहेंगे जिसके उल्लंघन पर हमको उस व्यक्ति को, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड मिलता है, तो उसी नियम को हम कानून कहेंगे। अब इसी की कसौटी पर उसने सबको कसा, जो उस समय के प्राकृतिक वित्ती, लोक वित्ती, सबको कसा। उसने कहा कि जो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित कानून है, जिसको कि हम लोकविधि के नाम से जानते हैं, ये लोकविधि जो है इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए कानून नहीं है। प्राकृतिक विधियां जो हैं वो इन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, इसलिए वो कानून नहीं है। तो इस तरह से उसने जो है उस समय के लोक विधि का और उस समय के जो प्राकृतिक विधियां थी, इन सब का उसने जो है खंडन किया, और उसने कानून का एक सकारात्मक कानून का सिद्धांत विकसित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक कानून का सिद्धांत। इसीलिए ऑस्टिन की संप्रभुता को हम कानूनी संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक कानून क्या है? सकारात्मक कानून वह है जो कानून सामाजिक संबंधों को नियमन करते हैं और जिसका ध्येय न्याय तथा जनकल्याण की स्थापना करना है, वह सत्ताधारी की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। यानी कानून क्या है? सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यानी ऑस्टिन क्या कह रहे हैं? ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून जो सामाजिक संबंधों को निश्चित करते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है? न्याय और जनकल्याण की स्थापना करना होता है, वो जो है प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। यानी कानून क्या है? तो कानून, और वो भी सकारात्मक कानून क्या है? सकारात्मक कानून जो है संप्रभु की इच्छा ही कानून है, एक लाइन में। यानी किसी समाज में जो सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति है, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, यदि वो कोई नियम बनाती है, वो कोई आदेश देती है, तो उसी नियम या आदेश को हम कानून कहेंगे। उसी को ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून कहा। यानी सकारात्मक कानून क्या है? तो सकारात्मक कानून संप्रभु की इच्छा है, संप्रभु के द्वारा दिया गया आदेश है, या किसी संप्रभुता संपन्न संस्था के द्वारा बनाया गया कोई नियम है या कानून है, उसी को उसने सकारात्मक कानून कहा। और इसी सकारात्मक कानून की संकल्पना पर, इसी की नींव पर ऑस्टिन ने अपना संप्रभुता सिद्धांत का महल खड़ा किया, यानी संप्रभुता सिद्धांत दिया। तो यदि आपने ऑस्टिन के सकारात्मक कानून की संकल्पना को समझ लिया है तो इसके संप्रभुता सिद्धांत को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑस्टिन ने क्या कहा? सकारात्मक कानून का मतलब कि संप्रभुता संपन्न सत्ता द्वारा बनाया गया नियम, संप्रभुता संपन्न सत्ता या संप्रभु के द्वारा दिया गया आदेश, यही जो है सकारात्मक कानून है। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। क्या कहता है जरा एक बार देखते हैं। यदि किसी समाज में कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही सत्ताधारी के आदेश पालन का अभ्यस्त ना हो
और समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा का पालन करते हों तो वह सत्ताधारी व्यक्ति उस समाज में संप्रभु होता है और उस निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित पूरा समाज राज्य है। इसको इस तरह से भी कहते हैं फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से भी कहते हैं, यदि किसी समाज में कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जिसकी आज्ञाओं का पालन वहाँ के समाज स्वाभाविक रूप से करता हो, लेकिन वह व्यक्ति किसी की आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, तो उस समाज में उस उच्च सत्ताधारी व्यक्ति को हम संप्रभु कहेंगे और उसको मिलाकर के पूरा समाज राज्य कहलाता है। तो बात वही है, चाहे जैसे मैं कह रहा हूँ वो भी पूछता है और ये भी पूछता है, बात वही है, केवल शब्दों का हेर फेर इधर उधर कर दिया गया है, बात ऑस्टिन की ही है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इसी को समझिए, आप इसको समझ लीजिए लेंगे तो इसकी विशेषताएं आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ऑस्टिन कह रहे हैं कि यदि किसी समाज में, कोई समाज है उसमें कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति है, ठीक है, मतलब जो सत्ताधारी व्यक्ति है जिसके पास ताकत है, संप्रभुता है, वो निश्चित है। उस निश्चित मनुष्य जो है वो स्वयं किसी वैसे ही सत्ताधारी के आदेश पालन का अभ्यस्त नहीं है। यानी वह मनुष्य जो है समाज में, वह किसी के भी आदेश पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, चाहे अपने जैसा ही कोई दूसरे हो उसका भी आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है। ठीक है, और समाज के अधिकांश व्यक्ति, समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी जो है स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यानी वो जो आदेश देगा उसके आदेश का स्वाभाविक रूप से पालन होगा, जनता उसके आदेश का पालन करेगी। तो समाज में वह सत्ताधारी व्यक्ति जो है उस समाज में संप्रभु होता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति समाज में है तो उसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, संप्रभु। और उस निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित, यानी उस संप्रभु को मिलाकर के पूरा समाज जो है वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा टिपिकल लग रहा है आपको पढ़ने में, लेकिन मैं बहुत सिंपल से आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑस्टिन कह रहे हैं कि यदि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आज्ञा का पालन पूरा समाज करता हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है किसी के भी आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, वह किसी के भी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वो आदेश देगा, उसका आदेश कानून होगा, वो सबको भी मानेगा उसको आदेश को, लेकिन वह व्यक्ति जो है किसी के भी आदेश को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम, उस निश्चित व्यक्ति को उस समाज में हम संप्रभु कहेंगे और उस निश्चित व्यक्ति को मिलाकर के पूरा समाज जो है वो राज्य कहलाएगा। यही ऑस्टिन की परिभाषा है, आप समझ गए। यानी समाज में कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति हो जिसकी आज्ञा का पालन पूरा समाज करता हो, लेकिन और स्वाभाविक रूप से करता हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है किसी की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, किसी की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, तो वह व्यक्ति संप्रभु होगा और उस व्यक्ति सहित पूरा समाज जो है वो राज्य होगा। यही कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। इस परिभाषा के आधार पर देखिए जो विशेषताएं उभर के सामने आती हैं, कुछ इसमें लक्षण मिल जाएगा और कुछ छिपा हुआ है जिसका अर्थ निकाला जाता है। देखिए ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की पहली जो विशेषता है कि संप्रभुता सदैव एक निश्चित व्यक्ति में निहित है। यानी ऑस्टिन कह रहे हैं कि संप्रभुता कहाँ है, संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में निहित है। वही ने कहा कि यदि किसी समाज में कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, यही उच्च सत्ताधारी व्यक्ति को यहाँ लास्ट में उन्होंने कहा संप्रभु, यानी संप्रभुता जो है वो जहाँ निहित होगी वह स्पष्ट होगा, किसी एक चीज में निहित होगी, वह व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है। तो यानी संप्रभुता क्या कहाँ होगी, संप्रभुता का निवास एक निश्चित व्यक्ति में होगा। ठीक है, ये ऑस्टिन के संप्रभुता की पहली विशेषता है। यानी संप्रभुता स्पष्ट होगी, एक जगह होगी। स्वाभाविक आज्ञा पालन, यानी संप्रभु की आज्ञा का पालन वहां का समुदाय जो है वो स्वाभाविक रूप से करता है। यहां लिखा गया ना, जो किसी उच्च सत्ताधारी के आदेश का पालन करने का व्यस्त ना, और समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा का पालन करते हो। यानी समाज के जितने व्यक्ति हैं स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की दूसरी विशेषता क्या है कि समाज में उसकी आज्ञा का पालन जो है वो स्वाभाविक रूप से जनता करती है, अभ्यस्त होती है। जैसा आदेश दे देगा उस आदेश का पालन होगा, यानी संप्रभु का आदेश ही कानून हो जाएगा। ठीक है, तीसरी विशेषता है कि संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च होती है। संप्रभुता सर्वोच्च होती है का मतलब फ्रेंड्स ये होगा कि राज्य में जो है संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च है, और उस संप्रभुता होता कहाँ है, निश्चित व्यक्ति में होता है। यानी ये व्यक्ति जो है सर्वोच्च है। कोई भी संस्था, कोई भी समुदाय राज्य से बड़ा नहीं है। वहाँ पर
सारी संस्थाएं जो हैं वो राज्य के अधीन रह के कार्य करेंगी, क्योंकि राज्य संप्रभुता ही है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग कर देती है। संप्रभुता जो है कहाँ होती है? तो संप्रभुता राज्य के पास होती है, और यही गुण ऐसा है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग कर देता है। यानी राज्य में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी समुदाय हैं, सब जो है उस संप्रभु के अधीन रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्योंकि संप्रभुता ही सर्वोच्च होती है राज्य में, और कोई अन्य संस्था सर्वोच्च नहीं होगी। इसी का बहुलवादी विरोध करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रभुता अगला विशेषता है ऑस्टिन की कि संप्रभुता जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से असीमित है, दोनों दृष्टि से सर्वोच्च है। ऑस्टिन कह रहे हैं कि संप्रभुता क्या है? आंतरिक दृष्टि। आंतरिक दृष्टि का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता के बनाए हुए कानून जो है पूरे राज्य में लागू होंगे, हर जगह लागू होंगे। अब बाह्य दृष्टि का मतलब संप्रभु जो है विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे उसके संबंध होंगे उसको निश्चित करने का अधिकार राज्य के पास होगा, संप्रभुता के पास होगा, उस निश्चित मानव के पास होगा। वो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है, जैसा चाहे दूसरे देशों के साथ वैसा संबंध रख सकता है। किसी भी अन्य देश का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। ऑस्टिन ने कहा ना, यदि किसी समाज में कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, यानी समाज में वह उस राज्य में जहाँ संप्रभुता है, वो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी व्यक्ति के आदेश का पालन अभ्यस्त ना हो, यानी कोई राज्य जो है वो किसी अन्य राज्य के दबाव में कार्य नहीं कर रही है, तो यानी संप्रभुता उसके पास है। वही कह रहे आंतरिक दृष्टि से तो वो सर्वोच्च होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है उस राज्य के सारे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसका आज्ञा का पालन करते हैं संप्रभु के। अब बाह्य दृष्टि से वो किसी भी उच्च सत्ताधारी के अधीन नहीं है, तो यानी वो आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से दोनों सर्वोच्च है। ठीक है, तो यानी ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की अगली विशेषता क्या है कि संप्रभुता जो है आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से दोनों सर्वोच्च है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि संप्रभुता के बनाए हुए नियम, राज्य के बनाए हुए नियम, सभी राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति समुदाय सभी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। और राज्य जो है बाह्य देशों के साथ हमारे क्या संबंध होंगे उसको भी निश्चित करने का अधिकार उसके पास होगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। इसी को कहते हैं संप्रभुता जो है आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से सर्वोच्च और असीमित है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। मैंने कहा कि कानून क्या है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। यह ऑस्टिन का बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, ये बहुत पूछता भी है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। तो संप्रभु यानी जो कह देगा वही कानून बन जाएगा। यानी कानून का निर्माण किसके द्वारा होता है? संप्रभु के द्वारा होता है। कानून का स्रोत कौन है? संप्रभु है। ये ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता है। संप्रभुता अगली विशेषता है कि संप्रभुता सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब उसका बनाए हुए नियम पूरे उसके आंतरिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ उस राज्य का शासन है, जहाँ जहाँ उसकी सीमाएं हैं, हर जगह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी। सार्वभौम का मतलब ऐसी चीज़ जो हर जगह लागू हो। संप्रभुता सार्वभौम है अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब संप्रभुता राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदायों सबके ऊपर लागू है। तो संप्रभुता सार्वभौम है और संप्रभुता जो है अस्थायित्व है, यह राज्य का स्थायी गुण है। सरकारें बदल जाएंगी लेकिन संप्रभुता अपनी जगह रहेगी। और जो भी व्यक्ति सरकार, जैसे मान लीजिए अभी भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो संप्रभुता राज्य का गुण है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन चूंकि राज्य अमूर्त है इसलिए वो संप्रभुता का उपयोग स्वयं नहीं करेगा, बल्कि जो सरकार होती है वो संप्रभुता के राज्य के जितने भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का उपयोग सरकार ही करती है। जब आप सरकार पढ़ोगे, सरकार की परिभाषा ही है कि सरकार राज्य का एजेंट होती है। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले संगठन को हम सरकार कहते हैं। तो संप्रभुता राज्य का गुण है। सरकार जो आई वो संप्रभुता का उपयोग कर रही है, संप्रभुता उसके पास है। लेकिन उसको जाने के बाद सरकार जब चली जाती है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी ये भी सरकार है, उनके पास संप्रभुता है, वो जब चले जाएंगे तो संप्रभुता लेके नहीं चले जाएंगे, संप्रभुता वहीं रहेगी, वो राज्य के पास रहेगी। अगले प्रधानमंत्री जो बनेंगे संप्रभुता फिर उनके पास चली जाएगी, वो उपयोग करेंगे। तो सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन संप्रभुता जो है वो अस्थायी है, ये राज्य का अस्थायी गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है संप्रभुता राज्य का बुनियादी और अनिवार्य लक्षण है। यह राज्य का बुनियादी और अनिवार्य लक्षण है, मतलब संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण है। वो संप्रभुता राज्य को किसी के द्वारा दी नहीं गई है कि राज्य को कोई संप्रभुता दे दिया।
संप्रभुता राज्य का प्राण है। जैसे राज्य पैदा होता है उसके साथ उसके, जैसे व्यक्ति पैदा होता है तो उसके साथ प्राण भी लेके पैदा होता है, उसी तरह राज्य की उत्पत्ति के साथ ही संप्रभुता उसके साथ रहती है। और संप्रभुता निकाल दोगे तो राज्य भी निकल जाएगा, मर जाएगा। तो संप्रभुता राज्य का बुनियादी गुण है। बुनियादी का मतलब मौलिक गुण है। ये राज्य के साथ हमेशा रहेगा। जैसे हमारे साथ प्राण रहता है उसी तरह संप्रभुता जो है राज्य के साथ है, इसीलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यह अनिवार्य लक्षण है, यानी राज्य का अनिवार्य लक्षण है। संप्रभुता, आप राज्य की 4 लक्षण बताए गए हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, स्थायी सरकार और संप्रभुता। उसमें संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे मुख्य तत्व है। अगर कहा जाए कि राज्य का सबसे अनिवार्य लक्षण कौन सा है या सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो उत्तर होगा संप्रभुता। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है संप्रभुता निरंकुश है और अविभाज्य है। ऑस्टिन ने बताया पहले ही कि संप्रभुता जो है निरंकुश है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों देश क्षेत्र में निरंकुश है। आंतरिक क्षेत्र में भी जैसा चाहे कानून बना सकती है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, और बाह्य क्षेत्र में भी वो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। और अविभाज्य है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। संप्रभुता को बांटने का मतलब राज्य को बांटना हो जाएगा, इसलिए संप्रभुता विभाजित नहीं है। जैसे हम अपने प्राण को बांट नहीं सकते हैं, अगर हम प्राण को बांटेंगे तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे, उसी तरह संप्रभुता को भी बांटा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत और उसकी कुछ विशेषताएं थी। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, जो कि एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत है, जो कि कानूनी संप्रभुता सिद्धांत है, इसकी बहुत आलोचना हुई। खासकर बहुलवादियों ने और सिजविक, क्लार्क, हेनरी मैन जैसे लोगों ने इसकी बहुत आलोचना की है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं को। इसके मुख्य आलोचक कौन से हैं? तो हेनरी मैन हैं, सिजविक हैं, क्लार्क हैं, ग्रीन हैं, बहुलवादी हैं, बिलोवी हैं। ये सब इसके सिद्धांत के मुख्य आलोचकों में गिने जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए किस आधार पर आलोचना करते हैं। तो पहला आलोचना की जाती है, समाज में निश्चित प्रधान व्यक्ति को खोजना कठिन है। यानी कि इसके आलोचक जो ये कहते हैं कि जैसा कि ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता जो है समाज के किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति में निहित होती है, तो आलोचक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में खोजना बहुत मुश्किल है, और खासकर प्रजातंत्र में तो ऐसे व्यक्ति को आप खोज ही नहीं सकते जिसके अंदर वास्तव में संप्रभुता हो, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हो। तो इसी आधार पर आलोचना करते हैं। और खासकर हेनरी मैन ने जो है, हेनरी मैन, ये इसके बहुत बड़े कटु आलोचक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इस किताब में हेनरी मैन ने लिखा, इनका फेमस स्टेटमेंट है जो परीक्षाओं में फ्रेंड्स बहुत पूछता है, कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे प्रधान के उदाहरण नहीं मिलते हैं, संप्रभुता निश्चित और श्रेष्ठ मानव में नहीं रहती है। ये कह रहे हैं कि इतिहास देखने पर भी हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, ऐसे प्रधान नहीं मिलते हैं कि एक ही जगह संप्रभुता का निवास हो। ये हेनरी मैन का स्टेटमेंट है। और जॉन चिपमैन का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स, संप्रभु के आदेश ही कानून नहीं होता। इसके आलोचक कहते हैं, जैसा कि ऑस्टिन कह रहे हैं, कि संप्रभु के आदेश ही कानून है, यानी कानून का निर्माता जो है वो संप्रभु होता है, जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है। ये रीति रिवाज परंपराओं को कानून नहीं मानते हैं। लेकिन जो इनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि संप्रभु का हर आदेश कानून नहीं होता है। कोई भी शासक हो या कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति हो, यदि वो मनचाहा तरीके से कानून नहीं बना सकता है या उस राज्य में रीति रिवाज परंपराओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि रीति रिवाज परंपराओं का जुड़ाव कहीं ना कहीं जनता से होता है। और कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी शासक जो है, वो जनमत के आदेश के खिलाफ, जनमत के विरुद्ध जो है जाकर के कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकता है, इसके ऊपर बंधन होता है। ठीक है, तो उसी बात को करते हुए लियो डिग्वी ने कहा है, लियो डिग्वी और लास्की, ये दो स्टेटमेंट बहुत फेमस हैं। ये दोनों जो हैं बहुलवादी हैं। ये कहते हैं, लियो डिग्वी का बहुत फेमस कथन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा है, कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वरन कानून ही राज्य का निर्माण करते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि कानून का निर्माण राज्य करता है, और डिग्वी का कहना है, ये बहुलवादी थे, कि राज्य जो है कानून का निर्माण नहीं करता है, बल्कि कानून ही राज्य का निर्माण करते हैं। यानी कानून के निर्माण के लिए ही राज्य का स्थापना हुई है, कानून जो है वो राज्य को निर्माण कर रहे हैं। ठीक है,
ये लियो डिग्बी का कथन है। और लास्की क्या कह रहे हैं कि कानून संप्रभु का आदेश मात्र नहीं है, कानून के पीछे रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं आदि की भी शक्ति होती है। ठीक है, वो जैसा कि मैंने अभी बताया, तो ये स्टेटमेंट आप ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा आलोचना देखते हैं। संप्रभुता को अविभाज्य और अदेय मानना भी गलत है। इसके आलोचक कहते हैं, जैसा कि ऑस्टिन कह रहे थे कि संप्रभुता जो है अविभाज्य है, विभाजित नहीं की जा सकती, अदेय है, किसी को दी नहीं जा सकती। लेकिन इनके आलोचकों का कहना है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश राज्य होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर की शक्तियाँ जो है वो केंद्र और राज्य में बटी होती हैं, वहाँ संप्रभुता का एक तरह से विभाजन होता है। जैसा कि लास्की ने लिखा है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। समाज का स्वरूप संघात्मक है। जैसे भारत की बात करूं तो भारत जो है कई राज्यों से मिलकर बना है। भारत क्या है, कई राज्यों का एक संघ है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों को मिलाकर के भारत जैसा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिलाकर के भारत जैसे राज्य का निर्माण हुआ, भारत जैसे देश का निर्माण हुआ है। तो चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए लास्की कह रहे हैं सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, सत्ता का भी बंटवारा होना चाहिए। तो ये इसकी आलोचना में कहा जाता है। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था में विभाजन होता है केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का, ये वास्तव में उनके अधिकारों और शक्तियों का बंटवारा है, संप्रभुता का बंटवारा नहीं है। लेकिन ये आलोचना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स, संप्रभुता निरंकुश नहीं है। जैसा कि ऑस्टिन कहते थे कि संप्रभुता निरंकुश है, तो इनके आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता निरंकुश नहीं है, इसके ऊपर भी अंकुश है, ये भी मर्यादित होती है। अगर आंतरिक क्षेत्र में बात किया जाए राज्य के अंदर, तो संप्रभुता जो है वो कहते हैं कि जनमत से मर्यादित है, जनमत इसके ऊपर नियंत्रण रखता है। यानी कोई भी शासक जो है जनता की हित के खिलाफ जाकर के कानून नहीं बना सकता, मनमाना ढंग से शासन नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करता है वो, तो वहाँ विद्रोह हो जाएगा और संप्रभुता मतलब सरकार को ही हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब वो जनमत से प्रभावित है, कहीं ना कहीं जनमत से मर्यादित है। रीति रिवाज, परंपराओं से, धर्म से आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता कहीं ना कहीं मर्यादित होती है। धार्मिक मामलों में अगर आप राज्य जो है किसी के हस्तक्षेप करता है, तो निश्चित रूप से वहाँ बगावत हो जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसी क्षेत्र है, बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। अगर इससे थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया तो जनमत जो है सरकार के खिलाफ हो जाएगी। तो वही आलोचक कह रहे हैं कि संप्रभुता जो कहते हैं निरंकुश है, यह कह करके तो ऑस्टिन जो है राज्य को एकदम स्वेच्छाचारी बना दे रहे हैं, राज्य को जो है निरंकुश बना दे रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, संप्रभुता जो है आंतरिक क्षेत्र में जनमत से, धर्म से, रीति रिवाज, परंपराओं से मर्यादित होती है, इसके ऊपर ये अंकुश लगाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु जो है वो मर्यादित होते हैं। विश्व में जो समझौते होते हैं, अगर दो देशों के बीच जो कोई समझौता हुआ है, तो उस समझौते को पालन करना भी देश के लिए अनिवार्य हो जाता है। यानी उस समझौते के खिलाफ जाकर के आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपके संप्रभुता पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, यद्यपि इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है, लेकिन विश्व का जनमत का दबाव होता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हर देश को करना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं संप्रभुता को सीमित करते हैं। तो इसीलिए इसके आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता जो है वो निरंकुश नहीं है। लिंडसे का ये कथन है कि संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही वर्तमान समय में धराशायी हो गया। ये भी बहुलवादी हैं, तो इनका बहुत स्टेटमेंट बहुत पूछा हुआ है कि संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत जो है वो वर्तमान समय में धराशायी हो गया है। तो ये स्टेटमेंट है, इसको आप वैसे देख लीजिएगा। क्योंकि ये बहुत पूछे हुए स्टेटमेंट है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ, ताकि आप इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, तो ये जब कभी आपके सामने आएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, यह सिद्धांत विश्व शांति के विरुद्ध और खतरनाक है। जैसा कि ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु जो है राज्य में निवास करती है, और राज्य जो है वो निरंकुश है, यानी संप्रभुता निरंकुश है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। यदि इसका पालन विश्व के सदस्य राज्य करने लगे कि हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, तो परिणाम ये होगा कि फिर तो अराजकता का माहौल हो जाएगा। हर देश, किसी के देश, छोटे से लेकर बड़े देश, कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेगा कि कब कौन आक्रमण कर दे। तो ये विश्व शांति के लिए बहुत खतरनाक है। तो आलोचक ये कहते हैं कि ऑस्टिन का सिद्धांत जो है वो विश्व शांति के विरुद्ध है और खतरनाक है। अगला है फ्रेंड्स, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत प्रजातंत्र के विरुद्ध है। तो फ्रेंड्स, आलोचक ये कहते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जो है प्रजातंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में होती है, जबकि प्रजातंत्र में संप्रभुता जो है जनता के में निवास करती है। तो ऑस्टिन जो है जनता की संप्रभुता को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं।
इसलिए यह सिद्धांत जो है वो प्रजातंत्र के खिलाफ है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है बहुलवादियों द्वारा। बहुलवादी, देखिए बहुलवाद की उत्पत्ति ही जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध हुई। पिछला वीडियो मैंने कहा कि एकलवादी संप्रभुता बहुलवादी संप्रभुता का वीडियो आया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको बताया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन चूंकि चर्चा हो गई तो संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि बहुलवादी विचारधारा की जो उत्पत्ति हुई है वो एकलवादी संप्रभुता के खिलाफ हुई है और एकलवादी संप्रभुता के ऑस्टिन समर्थक थे। तो बहुलवादी सिद्धांत मुख्यतः इस पर आधारित है कि राज्य भी जो है अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, इसलिए सत्ता जो है, प्रभुसत्ता जो है केवल राज्य के पास नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रभुसत्ता विभाजित होनी चाहिए। एकलवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो मानते हैं कि संप्रभुता एक जगह निवास करती है, जबकि बहुलवादियों का कहना है कि संप्रभुता जो है वो बटी होती है, ये अन्य समुदायों में भी संप्रभुता को बांटा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कुछ आलोचना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो और ये टॉपिक दोनों यहीं पर समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूं कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का निदान कर सकूं। फ्रेंड्स यदि वीडियो समझ में आया है, यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।